हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। इसमें मैं आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एक सैम्पल पेपर है जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, पेपर का पैटर्न सेम ऐसे ही रहेगा। इधर देख लो आप फटाफट जल्दी से सारे। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? मतलब हमारे जो वातावरण है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? वो पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, आप खुद आंसर बताते जाना और अपने आंसर मैच करते चले जाना। ठीक है, फिर हवाई जहाज उड़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियाँ आपको किस मंडल में प्राप्त होंगी? मतलब अगर मुझे हवाई जहाज उड़ाना है तो देखो आपको सारे ट्रोपोस्फीयर जितने भी सारे है ना मंडल, वो सारे याद कर लेना, बुक में बने हुए हैं। और वो कितने किलोमीटर तक है वो सारे करना जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। खाली उतना नहीं करना, उसके आसपास की चीज़ें भी करनी है। ठीक है, तो हवाई जहाज को उड़ाने के लिए सबसे परिस्थितियाँ आपको किस मंडल में मिलेंगी? आप इनमें से किस मंडल में उड़ाओगे? तो उसका आंसर है समताप मंडल। फिर नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो बताओ कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो ये कमेंट करके आप बताइएगा कि वाटर डे कब मनाते हैं। ठीक है, फिर है सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है डैश कहलाती है। बताओ, जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है ना जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या बोलते हैं? तो डियर इसका आंसर है आतपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? देखो तुगलक में कौन सा इनमें से राजा नहीं हुआ? तो आपका आंसर है अलाउद्दीन तुगलक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर ये कह रहे हैं सल्तनत काल में किसान की उपज का कितने प्रतिशत खराज कर के रूप में, मतलब जो राजा महाराजा थे ना वो जितना आप उगाओगे ना उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में लेंगे, तो कितना लेते थे उसे खराज करके आते थे? तो उसका आंसर है 50%। फिर जलमंडल से आप क्या समझते हैं? देखो, एक होता है जलमंडल, एक होता है स्थलमंडल, एक होता है वायुमंडल। जलमंडल मतलब वो परत जिसमें जल उपस्थित होता है, और धरती पर जल कितना है? 71%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो एग्जाम में अगर ऑप्शन आएगा ना कि दोनों में से एक करो तो वही करना। फिर ये कह रहे जैवमंडल किसे कहते हैं? देखो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, तीनों का जो टोटल होता है उसे जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पौधे किसके एग्जाम्पल है तो वो जैवमंडल का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों को मिला के जीवन संभव है। तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जीवन होता है ना उसे जैवमंडल कहते हैं। आपकी बुक में बना हुआ है ना। तो जलमंडल में पानी की सब चीज़ें आएंगी, स्थलमंडल में ज़मीन आएगी, पहाड़ आएंगे, ठीक है, मैदान आएंगे, वायुमंडल में सारी हवा आ जाएगी और जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो, और जैवमंडल में तीनों को मिलाएंगे तो जिसके से जीवन संभव हुआ उसे जैवमंडल कहेंगे, और पृथ्वी पर ही जीवन है। अच्छा ये बताओ आयन अकबरी के रचयिता कौन है? अबुल फजल। आपसे उल्टा पूछ लेगा कि अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी है? आयन अकबरी लिखी है। फिर ये क्वेश्चन है मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को क्या कहा जाता था? जो मुगलों की यहाँ पे सेवा करते थे उन्हें बोलते थे मनसबदार। फिर है नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, रोजा पार्क्स के बारे में जानते हो? तो रोजा पार्क्स ऐसी औरत थी जिसने नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए आवाज़ उठाई थी। ठीक है, ये याद रखना कि 1964 में ये जो नागरिक अधिकार आंदोलन था ना, इसकी वजह से जो नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा था वो ख़त्म कर दिया गया था। 1964 में नागरिक अधिकार आंदोलन की वजह से जो नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसे ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताइए। तो कौन है? सत्येंद्र कुमार जैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू हुई? बच्चों ये जो पूछ रहा है ना कि हमारे देश में जो मिड डे मील योजना आई पूरे भारत में कब लागू हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, ये याद रखना 15 अगस्त 1995 में पूरे देश में मिड डे मील योजना चली थी। सबसे पहले कौन से राज्य में थी? तमिलनाडु में। फिर आपसे पूछा निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? बता दो कि निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? जिस इलाके के लोग किसी व्यक्ति को चुनने के लिए, ठीक है, जिसको वोट देते हैं और जिस इलाके तक के लोग वोट दे सकते हैं उस क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लो ये इलाका है, इस इलाके में बहुत से लोग खड़े हुए हैं,
चुनाव के लिए कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, तो उस इलाके के लोगों ने, ठीक है, उनको जिताने के लिए जो वोट दिए ना, तो जिस इलाके तक के लोगों ने दिए हैं वो इलाका पूरा निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा। जहाँ तक के लोग किसी व्यक्ति को वोट दे सकते हैं ना, वो पूरा इलाका निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। बाकी आप पढ़ सकते हो, निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ से प्रतिनिधियों को चुनाव किया जाता है और क्षेत्र के सभी मतदाता अपने मतों का प्रयोग करके प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। फिर आ जाओ ग्रीन हाउस गैस। आपको पता है ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? एक होते हैं CO2, दूसरी होती है मीथेन, ठीक है। CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसके कारण इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस के अभाव में पृथ्वी बहुत अधिक ठंडी हो जाएगी और इस पर रहना संभव होगा, इसलिए बहुत आवश्यक गैस है। अगर आपसे पूछेगा ना ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो बता देना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे पूछेगा नाइट्रोजन गैस का क्या फ़ायदा है, बोलोगे नाइट्रोजन गैस वायु में 78% पाई जाती है और ये हमारे फेफड़ों के अंदर भी जाती है, शरीर के अंदर भी जाती है और पौधों के अंदर भी जाती है। तो पौधे इसका इस्तेमाल जो है वो जीवाणु की मदद से करते हैं, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले सकते, तो नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन हो जाता है। तो राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, फिर पौधे उसको प्राप्त करते हैं और फिर प्रोटीन के संश्लेषण में काम आता है। जो नाइट्रोजन गैस है ना, वो प्रोटीन के संश्लेषण में काम आती है, ये आप याद रखना। तो अगर आगे नाइट्रोजन गैस का क्या मतलब जो मैंने बताया वो बना बना के लिख देना, छोड़ के नहीं आना कोई भी क्वेश्चन का आंसर। ये कह रहे मानवीय पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। देखो, एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, एक होता है मानवीय पर्यावरण। अगर आपसे मानवीय पर्यावरण पूछ रहा है तो आप बता दो जो इंसान ने बनाया है, जैसे पार्क इंसान ने बनाया, उद्योग इंसान ने बनाया, कृषि इंसान ने बनाई है, पशुपालन इंसान ने बनाया, तो ये मानवीय पर्यावरण कहलाएगा। वह पर्यावरण जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है उससे हम मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसी क्वेश्चन को घुमा के अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। 3 उदाहरण बता दिए मैंने, उद्योग, पशुपालन, कृषि, ठीक है, और उद्यान भी लिख सकते हो आप। फिर आ जाओ, अगर ये नहीं करना तो आप मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण दो। तो आप उदाहरण तो कोई से भी दे सकते हो, सड़क दे सकते हो, पार्क दे सकते हो, बिल्डिंग दे सकते हो, अपना पेन लिख सकते हो, बैग लिख सकते हो, लेकिन थोड़े ऑथेंटिक लिखो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा प्राकृतिक पर्यावरण, तो जो प्रकृति ने बनाया है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, जंगल हो गए, इस तरीके से। अच्छा, ये कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के समय भू रजत प्रणाली का वर्णन करो। जो अलाउद्दीन था उसके समय टैक्स सिस्टम कैसा था? तो आप बताओगे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था जिसने एक बहुत ही बेहतरीन भू रजत प्रणाली विकसित की थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू रजत प्रणाली जो थी ना, वो सारी की सारी उसने अपने कंट्रोल में कर ली थी। मेरी लैंग्वेज में सुन लो बना बना के। उसने पता क्या करता, पहले के ज़माने में ये था ना कि कोई व्यक्ति सारा टैक्स इकट्ठा करता था, फिर वो राजा को देता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जो अधिकारी है ना, जो सामंती हैं, उनको बोला तुम भी टैक्स भरो, मैं तुमसे भी टैक्स लूँगा। उसने क्या करा, टैक्स लेने के लिए ज़मीनों को पैमाइश करवाई, मतलब उसका पैमाना मापना शुरू कर दिया कि किसके पास कितनी ज़मीन है, उसके हिसाब से टैक्स लूँगा। कोई अगर कह रहा है मेरे पास 50 की है और है उसके पास 100 की, तो उसने ज़मीनों को मापना शुरू कर दिया सबका, ठीक है। पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। और उसने क्या करा, पुराने सामंतों को जमींदारों को भर दिया जो उसके लिए काम करेंगे। जो स्थानीय सामंत थे उनको बोला कि आपको टैक्स भरना है, और जो पुराने पहले के जो काम करते थे उनको बोला कि तुम मेरे लिए काम करोगे और बदले में तुम्हें मैं पैसे दूंगा, सैलरी दूंगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर वो पूछेगा ना अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के कौन से टैक्स लगाए, तो बता दोगे कौन कौन से टैक्स लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने? एक तो कृषि कर लगाया, उसने बोला खराज। अगर एग्जाम में बोलेगा ना अलाउद्दीन खिलजी ने जो टैक्स लेता था ना, उसका नाम क्या था, खराज कर। और इसमें क्या था, जो उगाएगा उसका 50% आधा हिस्सा देना पड़ेगा उसको, आधा हिस्सा। दूसरा लगाया उसने मवेशी कर, जानवरों पर टैक्स लगेगा। तीसरा उसने घरों पर टैक्स लगाया। फिर आज पारितंत्र किसे कहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पारितंत्र किसे कहते हैं? सिंपल लैंग्वेज में लिख देना, सिंपल। पेड़ पौधे और जो जीव जंतु आपस में इस प्रकार से रहते हैं कि जीवन संभव हो पाए, एक दूसरे से संबंधित होते हैं ना पेड़ पौधे और जीव जंतु। जो पेड़ पौधे होते हैं जो अपना वो
फल देते, फ्रूट देते, सब्जी देते, वो जानवरों के काम आती है ना। और जानवर जब अपना गंध छोड़ते हैं वो पौधों के काम आता है, आता नहीं आता, तो एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन को संभव बना रहे हैं ना, इसे ही पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अच्छा, इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है। इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है मानव निर्मित और दूसरा होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक कौन सा होता है इकोसिस्टम? प्राकृतिक जो प्रकृति, परमात्मा सच्ची भाषा प्रवर्तक और मालिक ने बनाया है। तो बोलो प्राकृतिक जिसमें प्रकृति ने बनाया है। जैसे जंगल तुम्हारे घर के बने हुए हैं क्या? नहीं ना। छोले भटूरे बन सकते तुम्हारे घर के, पनीर बन सकता है, लेकिन पारितंत्र की बात हो रही है। तो आप ये बताओगे कि पारितंत्र एक होता है प्राकृतिक, जैसे जंगल हो गए क्योंकि वो इंसान ने नहीं बनाया, ठीक है, नदी हो गई, और एक होता है मानव निर्मित पारितंत्र जो इंसान ने बनाया, जैसे बगीचा इंसान ने बनाया, ठीक है, सुन रहे हो, पार्क इंसान ने बनाया, पार्क हो गया, सुन रहे हो, तो वो आप बता दोगे। और पारतंत्र के बारे में समझ में आ गया कि बोलोगे पेड़ पौधे जीवन तो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं जिससे जीवन संभव हो पाए, उसे हम पारतंत्र कहते हैं। तो पारतंत्र कौन कौन सा हो सकता है? जैसे वन हो सकता है, घास के मैदान हो सकते हैं, रेगिस्तान हो सकता है, झील हो सकती है, नदी हो सकती है, महासागर हो सकता है, छोटा तालाब हो सकता है। तो छोटा तालाब क्या होगा? मानव निर्मित। रेगिस्तान क्या होगा? प्राकृतिक। पर्वत क्या होगा? प्राकृतिक। झील क्या होगा? प्राकृतिक। और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। झील प्राकृतिक भी होती है, जो इंसान ने बनाई है वो मानव निर्मित हो जाएगी, जो परमात्मा ने बनाई है, जो प्रकृति ने बनाई है वो प्राकृतिक हो जाएगी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर सुल्तानों को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी, क्यों? बताओ। जो सुल्तान होते थे, अब कोई भी क्वेश्चन राजा, खुद सोचो कि कोई भी राजा इतनी बड़ी सेना क्यों रखेगा? दुश्मन से बचने के लिए ना। अगर आप कॉमन भी लगाओगे तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे आंसर डीपली समझ लो। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण काफ़ी बढ़ गए थे। पहला कारण पता, सुल्तानों ने अपनी आर्मी क्यों रखी? क्योंकि मंगोल अटैक कर रहे थे बार बार। कौन अटैक कर रहे थे? मंगोल। दूसरा, वो चाहते थे कि उनकी राजधानी सबसे सुरक्षित रहे, इसलिए उसकी प्रजा सुरक्षित रहे, इसलिए प्रशासन अच्छे तरीके से हो, इसलिए राजकोष पर बोझ भी बढ़ चला, इसलिए नुकसान ये हुआ। जब आप सेना बहुत रखोगे तो उनका खर्चा पानी नहीं करोगे क्या? तो इससे नुकसान ये हुआ कि सेना का खर्चा बहुत बढ़ गया। इससे क्या हुआ? राजकोष में तो होता है टैक्स सिस्टम, और जो पैसे कलेक्ट करता है ना, राजकोष में तो होता है उसकी ट्रेजरी, मतलब खजाना जिसके अंदर रखा जाता है। तो राजा अपने पास पैसा जमा करता था कि वो फिर खर्च कर सके। तो राजकोष उसका मतलब बहुत ज़्यादा खर्च होने लगे, क्योंकि उनको सबको खाना पिलाना था, इसलिए। फिर क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन दिल्ली पर एक टिप्पणी लिखो या उसके बारे में बताओ। बताओ सल्तनत के बारे में बताओ दिल्ली की। तो आप बता देना कि लगभग 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। 13वीं सदी में। कब हुई थी? 13वीं सदी में। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण उस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था। और दिल्ली सल्तनत पर लगभग 5 वंश के शासकों ने शासन किया था। 5 वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश के शासकों ने। और इन्हीं के शासनकाल के बारे में बता रखा है। पहला सुनो भाई, लाइन से, ये बुक में आपको पहला पेज दे रखा है, उसमें आएगा, लिख देगा पहले कौन सी सल्तनत आई, तो लाइन से लगाना होगा। तो देख लो कौन सी थी पहले। सबसे पहले तुर्की शासक, जिन्हें गुलाम वंश कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश के नाम से जाना जाता था, जो कि 1206 से 1210 तक दिल्ली पर हुकूमत करता रहा। ठीक है। अगर पहला पूछे ना सल्तनत कौन सी थी, तो कौन सी थी? तुर्की शासकों की। और कब से कब तक राज करा? 1206 से 1210 तक दिल्ली पर हुकूमत चलाई इन्होंने। और इस वंश के प्रमुख शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर इल्तुतमिश रजिया, फिर बलबन। याद रखना, ठीक है। कुतुबुद्दीन ने बनाए थे ना वो इमारत जो है, जो महरौली में है, कुतुब मीनार, उसी के नाम से। फिर आए खलजी वंश। कौन है? खलजी वंश। ये दूसरा राजवंश था। ये 1290 से 1320 तक राज कर रहा है इन्होंने, 30 साल तक। 1290 से 1320 तक। तो खलजी का समझ में आ गया। खिलजी 1290 से 1320 तक राज कर दिल्ली पर शासन किया। इसके प्रमुख राजा का नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। ये याद रखना, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ये दो थे जिन्होंने राज करा। अगर एग्जाम में पूछे कि जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी किस राजवंश से थे? खिलजी राजवंश से थे। पहली बार की कास्ट के पीछे लिखा हुआ खिलजी खिलजी। फिर भी आगे नाम याद करना। तीसरा कौन सा है? तुगलक वंश है।
दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था तुगलक वंश, और 1320 से लेकर 1414 तक राज किया उन्होंने, 1414, ठीक है, 1414। इस वंश के प्रमुख राजा कौन थे? एक था गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिर आए सैयद वंश। देखो अगर उल्टा सीधा आ जाए, लाइन से लगा लोगे ना, पहले कौन आया? तुर्की, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, ठीक है। तो सैयद राजवंश सुन लो, और लास्ट में आया था लोधी, ठीक है। तो सैयद, इन्होंने 1414 से 1451 तक सैयदों ने राज करा, और इसके राजा का नाम था खिज्र खान, जो प्रमुख था खिज्र खान, खिज्र खान, ठीक है। फिर है लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी, और इन्होंने 1451 से 1526 तक दिल्ली पर राज किया। 1451 से 1526 तक राज किया इन्होंने, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के बाद भारत पर मुगल वंश, उसके बाद सल्तनत खत्म हो गई, लोधियों के बाद सल्तनत खत्म हो गई, फिर आए मुगल। और मुगल को आपको पता है पहले मुगल कौन था, फिर मुगल कौन था, फिर मुगल कौन था, पता है? तो मैं आपको बताऊंगा ना, मैं हूं ना। देखो वीडियो को लाइक जरूर करना प्लीज़, ठीक है, सारे लाइक किया करो, और हो सके तो शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया तो। ये याद कर लो, जब सल्तनत वाले गए ना तो मुगल आ गए भारत में, और मुगलों में पहला कौन था? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। याद करने का तरीका क्या है? भाजसा, भाजसा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, याद कर लो बच्चों, ठीक है। अब रोजा पार्क्स कौन थी? और संयुक्त राज्य अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन में उसकी क्या भूमिका थी? तो रोजा पार्क्स, 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, अफ्रीकन अमेरिक, ठीक है। तो रोजा पार्क्स कौन थी? ए अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। तो अब सुनो इसके इतिहास के बारे में। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। बात है 1 दिसंबर 1955 की। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। देखा, रोजा पार्क्स की वजह से काले गोरे में जो भेद होता था उसके लिए एक आंदोलन छिड़ गया, एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया, ठीक है। देख लो कब भेदभाव खत्म किया गया? 1964 को ख़त्म किया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए अब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। मतलब पता है इतना भेदभाव था, कालों के लिए अलग स्कूल था, गोरों के लिए अलग स्कूल था। तो निर्णय लिया गया कि काले लोग जो है वो और या गोरे लोग हैं वो एक ही स्कूल में पढ़ा करेंगे, अब कोई भेदभाव नहीं होगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं, सरकारी स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, सब बच्चों को सारी राइट दिए गए। क्योंकि पहले होता था कि गोरे लोग निजी स्कूलों में जाते थे और कम योग्यता वाले, कम सुविधा वाले जो टीचर वगैरह होते थे वो बेचारे काले लोगों को पढ़ाते थे, अफ्रीकन लोगों को पढ़ाते थे। इतना भेदभाव होता था, इतने उनके साथ अन्याय अत्याचार होता था। देखो आपके एग्ज़ाम में 8वें नंबर पर पैसेज आएगी, फिर आपको उनको पढ़ के आंसर देने होंगे, ठीक है। अब पैसेज वगैरह मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में आ सकती है, लेकिन आप इसे छोड़ना मत, इसे अच्छे से पढ़ लेना, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इसी के क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम मैप वगैरह कर लेंगे। अच्छा, लड़का लड़की में क्या भेदभाव होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए।